वेंसडे। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रियम्बल क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, establishment of authorities, timely and effective administration, settlement of consumer dispute or any other matter connected thereto। ठीक है, कुछ मेन फीचर्स है ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ई कॉमर्स, इधर देख के बोल। सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, गुड, product liability, pecuniary jurisdiction, unfair trade practice, unfair contract, alternate dispute resolution through mediation। एडवर्टीजमेंट्स की डेफिनेशन में सब कवर हो जाता है। विजुअल एंडोर्समेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ एनी मींस ऑफ लाइट, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट एंड इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर। ठीक है, अप्रोप्रिएट लिबर्टी जो रिकग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रिकग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसा कोई लाइब्रेरी जो कि एस्टैब्लिश्ड हो पर एडेड बाय, हाँ, मेंटेन, फाइनेंस्ड और एडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है ना सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो हम बेटे ये डोर लगा देना प्लीज। जो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें काउंसिल्स हैं, काउंसिल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो तो मुझे दिखा भी नहीं कुछ बोलते हो, मुंह बंद करके कौन बात कर। अच्छा अच्छा, आई थॉट वो। चलो, इसमें काउंसिल्स होते हैं और कमीशंस होते हैं। ठीक है, सबको पता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, 3 लेवल पे कमीशंस होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ऐसी काउंसिल्स हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल। जो काउंसिल्स हैं वो लॉ बनाते हैं, ठीक है, और जो कमीशंस है वो ऑर्डर पास करते हैं, मतलब वो केसेस हैंडल करते हैं। ठीक है, अब जो कमीश काउंसिल तो अलग ही चीज हो गई, क्योंकि वो केसेस तो नहीं हैंडल कर रहे। इधर ध्यान दो सब, पीपल आर एंटरिंग एंड तुमको पूरा वो बैग जब तक नहीं रखी तब तक देखना है कि वो कैसे बैठते हैं। चलो, काउंसिल जो लॉ बनाते हैं वो तो अलग हो गए, कमीशन है जिनके पास हम अपनी कंप्लेन रेज करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज के ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई है। ठीक है, उसके पास कंप्लेन आएंगी नहीं आएंगी वो सब हम आगे, पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर। कमिश्नर्स होते हैं, इसमें भी डीजी होता है कि डीजी को वो बोलता है इन्वेस्टिगेशन करो जाके। तो वो सेंट्रल अथॉरिटी का काम है। अगर इसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर कमीशन में जाते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक, मैंने जो कल बोला था कि ये पूरे एक्ट को, उसके उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कंज्यूमर का ध्यान रखता है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का। प्लस अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी ने कंप्लेन रेज की है, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसको उसका सोल्यूशन लाके देंगे। ठीक है, इसमें भी कॉम्पोजिशन है, रिमूवल, रेजिग्नेशन, एवरीथिंग कवर होगा इसमें। ठीक है, ये सब टॉपिक हम आगे बढ़े, अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमने जैसे एडवर्टीजमेंट के अंदर एंडोर्समेंट पढ़ा है, एंडोर्समेंट की भी डेफिनेशन है। हमने कंप्लेंट के अंदर प्रोडक्ट लाइबिलिटी पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की भी डेफिनेशन है। हम वर्ड पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, इन सब की भी नीचे डेफिनेशन। अब ये ए से लेकर जेड तक चलता है, इसके लिए ऊपर ही नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, अभी हम सी पे हैं। हमने कल देखा था कंप्लेनेंट, 7 लोग होते हैं जो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कौन कौन होते हैं? तो उसका गार्जियन और पेरेंट। वॉलेंट्री एसोसिएशन, जैसे कि मैंने बोला था कि कंज्यूमर्स का एक एसोसिएशन होता है, जैसे कि एक लेवल पे रिटेलर्स हैं। ठीक है,
एक लेवल पे रिटेलर्स हैं, या फिर एक लेवल पे कोई एक चीज, जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे ले लो, आईटेक्स है, ठीक है, तुम सब स्टूडेंट्स हो, मैं तुम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सर्विस, ठीक है, इसको सर्विस बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हमने बात की थी कि ईबीसीएल इंटायरली कवर होगा अंडर वॉट एवर फीस, ठीक है, रुपीज जितने भी ले लो। अब उसके बाद मैंने पढ़ाए 24 चैप्टर्स हैं, मैंने पढ़ाए सिर्फ 22, ठीक है। यू गाइस कैन मेक अ वॉलंटरी एसोसिएशन रैंडमली एंड गेट इट रजिस्टर्ड एंड देन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट मी कि इस पर्सन ने कहा था कि ये पूरा कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करेगी विद ऑल द टेस्ट पेपर्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी फाइनलाइज हुई हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस। और फिर उन 2 चैप्टर्स, बचे कुछ चैप्टर्स के लिए तो मेरे अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हो, उसका या तो तुम्हें हाफ पेमेंट रिटर्न मिल जाएगा, या फिर मेरे पे तुम मतलब कि स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए हमको, वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा के, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, हमें इंटायर फीस पे करनी पड़ेगी कहीं पे भी। तो वो सब ऑर्डर पास करेगा सेंट्रल अथॉरिटी या फिर कमीशन, जिसके पास भी आप कंप्लेन फाइल करते हो, ठीक है। तो तुमने अगर एक अपना एसोसिएशन बनाया और जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रार ही होते हैं जो लोकल एमपी लेवल पे, उधर जाके रजिस्टर करा लिया, तो या फिर बिना उसके भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक एसोसिएशन बना लिया बिना रजिस्टर्ड होके भी, जैसे एमओए बनता है कंपनी का, वैसे तुम्हारा भी एक बन जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि इस पर्सन के अगेंस्ट हमें केस फाइल करना है और अपना जो भी बचा कुचा कोर्स है वो कंप्लीट कराना है। तुम लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाएगा ना, वॉलेंट्री एसोसिएशन ने एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया है, और ये सब सोशल कॉज के लिए कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये चार्ट बना लो सब, कंप्लेनेंट, वो सोसाइटी में आ गया, हम एसोसिएशन नहीं है, जैसे कि एक मैं सोसाइटी में रहती हूँ, ठीक है। अब अगर हम सब ने कि एक सिलेंडर वाले को बोला कि एवरी मंथ हमको लगता है, अब सोसाइटी फ्लैट से 72 फ्लैट्स सिर्फ 58 ने बोला कि हमें सिलेंडर लगता है, तो सिर्फ हमारे यहाँ लाना, बाकी सारों ने बोला हमारे यहाँ मत लाना, ठीक है। अब 58 फ्लैट्स के यहाँ एक पॉइंट पे एक सिलेंडर आया, वो फट गया सबके यहाँ, तो उनका सेम इंटरेस्ट था उसमें, सबने मिलके मंगाया था, सबने पे किया था, सबका सेम इंटरेस्ट था। या फिर सोसाइटी में नीचे ही गणपति रखना है, ठीक है, अब सबका सेम इंटरेस्ट है, उन्होंने बुक किए कहीं गणपति, ठीक है। अब वो उनको खंडित मिले, तो वो जाके बोल सकते कि हमारे साथ गलत हुआ, या तो इस चीज के हमें पैसे दो, हमने इतना सारा फंड दिया है आपको सोसाइटी का। वो सेम इंटरेस्ट पे बात आ जाती है, जब ऐसा हो सकता है ना कि आपने कोई, अब एक दुकान गए तुम, शॉप गए, तुमने कुछ कुछ प्रोडक्ट लिया, तुम्हारे साथ वाले ने भी लिया, 2 फोन्स लिए तुम लोगों ने, दोनों बाहर आए देखा तो फोन टूटा हुआ है, और जनरली ऐसा होता है कि आपकी बात हो जाती है कि तूने कौन सा वाला फोन लिया, तूने कौन सा लिया, जनरली कि आपने कौन सा लिया, देखिए मेरा तो टूटा, वो भी बोले, अब सेम इंटरेस्ट हो गया ना, 1 और 2 मोर, ऐसी सोसाइटी का ले लो। तुम लोग ने कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं किया, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेंजर्स हो, जरूरी नहीं है कि नोन हो, बोथ वेज कवर हो सकते हैं, बस इंटरेस्ट सेम है, किसी के अगेंस्ट आपका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे भी आपने बताया कि मतलब हम लोग आपके आपने जैसा केस बताया, तो केस किसके फेवर में आया, आपके किस विरोध? वो तो कोर्ट बताएंगे। क्योंकि मैम आपने 22 कंज्यूमर्स हो, आपने कंज्यूमर्स हो, अपने लेवल पे कंप्लेन फाइल करोगे, मैं डिफेंडेंट हूँ, अपने लेवल पे डिफेंड करूंगी कि मैंने क्यों नहीं कराया 2 चैप्टर्स। अब अगर कोर्ट को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो वो तुम लोगों को बोल देगा कि, मुझे बोल देगा कि इन बच्चों को कॉम्पनसेशन दे दो या इनका कोर्स करा दो, उसको लगेगा कि मैं सही हूँ, तो वो तुम लोगों की जो कंप्लेन है वो डिसमिस कर देगा कि तुम लोग बकवास कंप्लेन लेके आए हो, साइड हो जाओ। इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जो हमारे लिए केसेस हैंडल करते हैं वो अलग से डिफाइंड है, ठीक है। हाँ वही मैं बता रही थी, काउंसिल्स होते हैं, और वो फोरम वर्ड हटा के अब कमीशन वर्ड ले लिया है, ठीक है। फोरम था, तो अभी वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वही फोरम्स की बात हो रही है कि उसके अलावा भी एक सेंट्रल अथॉरिटी ले आया है वो, फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सीसीपीए। जल्दी जल्दी लिखना।
एक सेकंड, यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा है ना, रजिस्टर्ड इन इंडियन लॉ। हाँ लिखा है तो फिर कट मत कर। और लिखा है ना, रजिस्टर्ड एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स एनी वॉलंटरी एसोसिएशन। अब एसोसिएशन सेक्शन 8 कंपनीज पता है तुम लोगों को, ठीक है। वैसे वो रजिस्टर्ड होती है तब जब वो एमसीए में रजिस्टर्ड हो जाए कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो तभी सेक्शन 8 कहलाएगी। ऐसे एसोसिएशंस होते हैं या ट्रस्ट होते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली किया है कि रजिस्टर कर लो तो कवर हो पाओगे एज अ कंप्लेन, ठीक है। ऐसा नहीं है वॉलंटरी वाले कर नहीं सकते, पर कंप्लेनेंट है कि हाँ रजिस्टर्ड है तो वो एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन आ जाए कि हमारे देखो रजिस्टर्ड है, ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा कोड नंबर है। मैम थोड़ा सा बैकलॉग छूट गया है मेरा, तो वो कवर नहीं हुआ। कंपटीशन लॉ सो रही थी क्योंकि वो क्लास में जा डाउट्स लेके आना, डाउट्स। हो गया। 10 9 8 7 ऐसा ना 6 5 4 3 2.5 2 1.5 1.25 टन 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 1। WWE में ऐसा होता है ना। चलो, मास्टर शेफ हो गया मैम, एक लास्ट वाला। यू आर आउट ऑफ दिस गेम। हमने कल पढ़ लिया था कंप्लेन में कैसे कैसे कंप्लेन्स आती हैं, डायरेक्ट चार्ट में देखते हैं, ठीक है। पहला है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें कैसा होता है, अनफेयर मींस में हमने पढ़ा है कि प्राइस या क्वालिटी में वो दिक्कत कर लेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि जैसे कि हमने एग्जांपल देखे थे, मिल्क हमारी बेसिक नीड्स में कवर होता है, अगर वो प्रोडक्शन रोक लें फॉर टाइम बीइंग, कि जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जब हम मार्केट में इसको लेके आएंगे तो इसका एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हमें सेल मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक नीड है। तो जो एक पैकेट लेता था वो 5 पैकेट्स अभी से लेके रखेगा, क्योंकि उसको लग सकता है कि आगे जाके इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिखेंगे मिल्क डिमांड, डिमांड सप्लाई, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हो, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, ठीक है। भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, अनफेयर है ये, कि हमें जो चीज पता है जानबूझ के तुमने प्रोडक्शन रोक लिया है। इसमें तुम लिख सकते हो लेस क्वालिटी, ठीक है, और हाई प्राइसेस, ये सब अनफेयर मीन्स है। जिस जो चीज तुमसे चार्ज होनी थी जिस प्राइस पे, वो ना करके वो अनफेयर मीन्स यूज, मिसलीड एडवर्टीजमेंट्स आगे। अब एक है डिफेक्ट और डिफेक्ट्स इन गुड्स, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल, मोबाइल फोन लिया, ठीक है, मोबाइल फोन लेने गए, बाहर आए 1 लाख रुपीज का आईफोन लिया, बाहर आए टूटा निकला, ठीक है। या फिर कीबोर्ड लिया, चलो पूरा एंटायर पीसी ले लिया, कंप्यूटर हो गया, स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड में डिफेक्ट निकला है, ठीक है, एक प्रोडक्ट उसका डिफेक्ट निकला है, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट आप क्या फाइल कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो मोबाइल फोन ब्रोकन या फिर कीबोर्ड। डेफिशिएंसी इन सर्विस बहुत सिंपल, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। अब डेंटिस्ट के पास गए हम रूट कनाल कराने या क्या, या फिर हमें फिलिंग करानी थी, हाफ ऑफ द टीथ उसने फिल करके बाकी छोड़ दिया, डेफिशिएंसी इन सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना डेंटिस्ट, तो कभी दिक्कत नहीं होगी इसको रिवाइज करने में। अब है हजार्डियस गुड्स, ठीक है। हजार्डियस गुड्स जैसे कि मैंने डाइनिंग टेबल ली, फुल मस्त
ग्लास की डाइनिंग टेबल ली, मतलब वो ट्रांसपेरेंट वाली। लोग 6 सीटर्स लेते हैं, मैंने बोला मुझे तो 10 सीटर्स चाहिए, एकदम मस्त सी। मैं लेके आई, ठीक है। अब डाइनिंग टेबल जनरली आती है 30-40 की, वो मुझे मिल गई थी 60-70 थाउजेंड की। अब 60-70 थाउजेंड की मैं डाइनिंग टेबल लेके आई अपने घर में रखने के लिए, 10 सीटर, और विद इन 6-7 डेज वो पूरी क्रैश हो गई, ठीक है। पूरी की पूरी क्रैश हो गई, और ऐसे क्रैश हुई कि वी ऑल वर स्लीपिंग, और देखा तो वो पूरी टूटी हुई है, बहुत जोर से आवाज आई। अब हो सकता है उसके ग्लास में जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है, जो वो ग्लास बनाया था, उसमें डिफेक्ट हो, ठीक है। वो हजार्डियस गुड्स है, वो जब हम उठ के देखेंगे तो वो पूरा ब्रेक होके ग्लासेस इधर उधर फैल गए हैं। अब वो किसी के पैर में लग सकते हैं, ये हजार्डियस है। अगर घर में बच्चा हो या फिर मेड एंटर हो रही हो, किसी के भी नुकसान कर सकता है। उसको क्लीन करने के लिए भी यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन अपने पूरे एंटायर बॉडी में, ठीक है। तो ये हजार्डियस गुड्स में कवर हो जाएगा, क्योंकि डाइनिंग टेबल मैंने लिए हुए 7 दिन ही हुए हैं। तो ये डेफिशिएंसी भी है एक तरीके की, गुड खराब है, लेकिन ये हजार्डियस गुड्स भी है, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्शन में इतना अच्छा क्वालिटी दो कि ऐसी चीजें ना हो। तो ये इसके अगेंस्ट भी मैं कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ, और ऑफ कोर्स कोर्ट सुनेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि हार्डली 7 डेज ही हुए थे, ठीक है। तो इसमें लिखो ग्लास डाइनिंग टेबल, हमको उसको प्रूव कैसे करेंगे कि आपसे कोई प्रॉब्लम दैट इज द मैटर ऑफ कोर्ट। जनरली फोन लेके आते हो, ठीक है। अब वो खराब हो गया, नया का नया फोन, तो क्यों नहीं प्रूव करोगे यार, नया फोन कैसे खराब हो गया। तो गारंटी वारंटी रहती तो अपना यूज कर लो, गारंटी वारंटी जाके एक्सचेंज करा लो, फिर कंप्लेन क्यों फाइल करनी है। हम पढ़ रहे हैं कंप्लेन, ठीक है, कि कब कंप्लेन फाइल करनी है, ठीक है। ये दिमाग में रखना। एग्जाम्पल्स इसलिए मैं देती हूँ ताकि तुम लोगों को वर्ड क्लियरली याद हो जाए, ठीक है। हजार्डियस सर्विसेज क्या कवर हो सकता है तुम्हारे हिसाब से अब हजार्डियस सर्विसेज में। कोई अपन कोई फेशियल करवाने में पूरी स्किन खराब हो गई, तुमने ऐसा प्रोडक्ट यूज किया, फेयर एंड लवली। मैम कोई कार नहीं है, दूसरे की खराब हो गया। देखो इमेजिका गए हो, ये हाँ गए हो, कोई भी अम्यूजमेंट पार्क गए हो। अब वो झूले टूट जाएं तो हजार्डियस सर्विसेज हैं, ठीक है। इधर उधर से गिर जाते हैं लोग, स्कूल के भी झूले। तो ये तुम्हें उतना इतना तुमने बड़ा सा वो स्विंग बनाया है, या फिर जो भी तुमने वो बनाए हैं D2 और ये सब रहते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी फियर ऑफ, इंसान के फियर को ऑलरेडी वो ओवरकम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर से तुम्हारे प्रोडक्ट में इतना या तुम्हारी सर्विसेज में इतना वो है कि तुम्हारी मशीन वहीं की वहीं खराब हो गई, बर्स्ट आउट हो गई, ये एक हजार्डियस सर्विस में कवर होगा, ठीक है। लिख लो अम्यूजमेंट पार्क। प्राइस चार्ज इन एक्सेस ऑफ फिक्स बाय लॉ डिस्प्लेड ऑन गुड्स, जहाँ डिस्प्लेड ऑन प्राइस लिस्ट या अग्रीड बिटवीन पार्टी। कभी कभी लॉ नहीं डिफाइन किया है कि ये चीज इतने में ही बिकनी चाहिए, उससे एक्सेस में बेच रहे हो तो गलत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, बहुत सारे ऑन रोड ट्रिप्स पे कोल्ड ड्रिंक जितने की मिलनी चाहिए उससे 2 रुपए एक्स्ट्रा या 3 रुपए की कोल्ड करने के ये चार्जेस हैं। हमने आपको ठंडी दी है तो 3 रुपए और दो, ये ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ट्रिक्स हैं इंसान से लेने के लिए। मैं 7-Eleven पता है पहले था, 7-Eleven मतलब ये किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं है, पर 7-Eleven में मैं गई थी तो स्निकर्स चॉकलेट आती है, ठीक है। स्निकर्स चॉकलेट कभी देखना, बहुत छोटा सा प्राइस लिखा है उसमें, वो भी रैप पर ऊपर करोगे तो उसमें बहुत सारा डिस्क्लेमर है, बहुत छोटा छोटा, और उसके बाद एकदम छोटा सा बीच में प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, MRP। 7-Eleven ने वो MRP को क्रॉस करके रखा था, ठीक है। मैं गई थी लेने तो मैंने सोचा कितने की है, तो ही वॉज चार्जिंग मी मोर जितना उसमें प्राइस है। तो मैंने देख लिया कि कितने की है, और मैंने उसमें देखा कि क्रॉस लगा, और इतने मतलब इतने डम है वो लोग कि उन्होंने रेड मार्कर से क्रॉस लगाया हुआ है प्राइस को,
ठीक है, अगर तुम क्रॉस लगा भी रहे हो तो इतना छोटा लगाओ, क्योंकि बहुत छोटी सी प्राइस है। और जनरली वो रैपर ऐसा होता है कि आप अगर नेल मारोगे तो वो हट सकता है, मार्कर, ठीक है, परमानेंट मार्कर भी नेल से वो स्क्रैच हो जाता है। तो वो उनको नहीं पता था कि मैं सिंधी हूँ, वो सिंधी में बात करने लग गए कि मैंने बोला कि भैया इसमें क्रॉस लगा है, ये स्नीकर्स कितने की, और मैं तुरंत गूगल किया कितने की मिलती है, तो गूगल में भी इजीली प्राइस नहीं आ रहा था उस टाइम। फिर मेरे को दिख गया कि हाँ ये कितने की है, तो मैंने भैया इसमें क्रॉस लगा हुआ है, अपने एमआरपी में क्रॉस क्यों लगाया, तो वो आपस में सिंधी में बात करने लग गए कि यार, और वहां का जो ओनर था वो नहीं था सीट पे, कि यार इसको तो पता चल गया, उनने सिंधी में ये बोला। मैं सुन रही हूँ, फिर बोले, अब फिर सिंधी में वो बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तब अब क्या करना चाहिए, वो मेरी शक्ल दिख रहा है, मतलब भैया आप, मैंने भी सिंधी में रिप्लाई किया कि आप जो बात कर रहे हो ना मेरे को समझ आ रहा है, और ये गलत है जो इसमें क्रॉस लगा है, आप मुझे राइट प्राइस बताओ इसका क्या है। उसने जो प्राइस है उससे भी कम मुझसे चार्ज किया, और बोला आप इतने दे दो। अब उस टाइम तो मेरे को, मैं कॉलेज में थी तो कंप्लेन करने का तो कुछ था नहीं, बट उसकी उस टाइम ऑफ कोर्स एक बार किसी को बोल दिया तुमने तो मार्केट पे तो नाम आ ही जाएगा कि भाई इसके यहाँ जो स्नीकर चॉकलेट्स है उसमें क्रॉस लगा, तो मेक श्योर कि तुम अदर जितनी भी, तब ना स्नीकर्स इम्पोर्टेड चॉकलेट्स में कवर थे, इतनी इजीली हर स्टोर पे नहीं मिलती थी। फ्यूज और स्नीकर्स ये सब ऐसे गोरखपुर एरियाज में ही मिलते थे, ये सब इम्पोर्टेड चॉकलेट्स में कवर हो जाते थे। तो ऐसे लोग करते हैं, नहीं कर सकते, मैं चाहती तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकती थी, ठीक है। फिर क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। अभी जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी वर्ड है ना, ये हमेशा प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की होगी, ठीक है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ने अगर कोई डिफॉल्ट, डिफेक्ट, ये सारे वर्ड्स हैं जो क्वालिटी में दिक्कत, क्वांटिटी में दिक्कत किया है, तो उसकी लाइबिलिटी है वो चीज, मैं उस मैन्युफैक्चर को पकड़ूंगी। अगर कोई ऐसा चीज जो सेलर ने की हो, जैसे एक्सेस प्राइस चार्ज करना, या फिर कोई भी चीज जितने अमाउंट में मिलनी चाहिए, जैसे मैं लॉट में ले रही हूँ तो उसने मुझे 2-3 पीसेस निकाल के दे दिए उसमें से, ये सब प्रोडक्ट सेलर की लाइबिलिटी हो सकती है। इसके भी पॉइंट्स हैं कि कब व्हाट इज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और व्हाट इज प्रोडक्ट सेलर, तो उसकी भी अलग डेफिनेशन हमको दी हुई है। पर जब भी हम एक्शन लेंगे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, ठीक है। इसको डिटेल में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर। ये हो गए सारे पॉइंट्स, ये तुमको लिखने हैं ना। हाँ लिखो फटाफट फटाफट, 30 सेकेंड है। सॉरी आई डिड, क्या बोल रहे हो। पास ऑन कर दिया, किसकी लाइबिलिटी होगी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, अब वो प्रोडक्ट सेलर में कवर होगा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जब भी प्रोडक्ट में ना क्वालिटी, जैसे वो ग्लास वाले चीज है, वो प्रोडक्ट सेलर के पास नहीं जाएगा, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के पास जाएगा, उसने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया था, ठीक है। प्रोडक्ट सेलर के पास तब जाएगा, जैसे फोन भी मैन्युफैक्चरिंग वाला केस है, अब सर्विसेज में जा सकता है, ठीक है। क्रीम्स पे नहीं जा सकता, पर फेशियल करने वाले के हाथ में प्रॉब्लम थी, तो फिर वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास चला जाएगा, ना कि क्रीम मैन्युफैक्चर के पास। हाँ मतलब नेल्स डाल दिए आंख आईज में और ये वो, तो वो, हाँ ऑब्वियसली एक्सपायरी डेट वाला भी उसके अंदर कवर होगा। जब भी प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट होगा ना, तो हम मैन्युफैक्चर को पकड़ेंगे, और सेलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम प्रोडक्ट सेलर को पकड़ेंगे। डन। तुम्हारे ऊपर है, देखो कई बार ऐसा होता है अपने ने बहुत सर्विसेज ली होती हैं जिसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कई बार हम छोड़ देते हैं कि चल कोई नहीं, हमको नहीं लग रहा है इसने इंटेंशनली किया होगा, कई बार तुमको जेन्युइनली लगता है कि इसने इंटेंशनली किया है बट नहीं किया होता है। तुम्हारा काम है कंप्लेन फाइल करना, तुम अफेक्टेड हो, तुम्हें डिफेक्ट हुआ है, ठीक है, तुम्हें इशू हुआ है, तुमने जाके कंप्लेन फाइल कर दी, उसका सोल्यूशन क्या आना है वो हमें पढ़ना नहीं है, वो कोर्ट मैटर है, वो कहीं नहीं दिया होगा, वो ऑन पेपर कहीं नहीं रिटर्न है। वो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करके, वो प्रोडक्ट का लेबोरेटरी में पूरा चेक करके, तुम्हारे स्किन का कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या वो सब एनालाइज करने के बाद एक डिसीजन आएगा कि उस पर्सन का इंटेंशन था कि नहीं था।
ये चार्ट, हाँ कंप्लेन में ये सब कवर हो गया ना। देखो इसमें एक लाइन है, मैं बता रही हूँ कितना लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है, कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग, ठीक है, मेड बाय कंप्लेनेंट, जो हमने ऊपर पढ़े, फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड देयर और अंडर दिस एक्ट, मतलब कि तुमने लिख के एलिगेशंस दिया है, ठीक है, और क्यों दिया है, ताकि तुम्हें कोई रिलीफ चाहिए, वेदर इन कॉम्पनसेशन या फिर स्पेसिफिक रिलीफ। तो उसके अंदर क्या क्या कवर होते हैं, अगर किसी ने तुम्हारे साथ अनफेयर प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की है, अगर तुमने कोई गुड्स बाय किए थे जिसमें डिफेक्ट्स था, अगर तुमने कोई सर्विस हायर की है जिसमें डेफिशिएंसी थी, ऐसे याद करना है। तो वो वर्ड हायर, बाय, अवेल, वो सब वर्ड्स याद करने। ऐसे गुड्स बाय किए जिसमें हजार्डियस, जो हजार्डियस गुड्स थे, ऐसी चीजें ली जो हजार, ये वर्ड्स याद रखोगे तो ग्रामर बना पाओगे, क्योंकि पूरा सेंटेंस बनाना है। ग्रुप में किसी ने यही मांगे थे ना चार्ट्स। चलो चलो ठीक है। इम्पोर्टेंट कंज्यूमर, हमने कंपटीशन एक्ट में भी कंज्यूमर पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने लिखा था वेदर फॉर रीसेल, कमर्शियल पर्पस, सब कुछ कवर हो रहा था उसमें। इसमें नहीं होता है, इसमें देखो कैसे लिखा है, कंज्यूमर मीन्स बाइज एनी गुड फॉर कंसिडरेशन हु हैज बीन पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड, पार्टली परफॉर्म अंडर एन डेफर्ड पेमेंट, which such when such use with the approval of such person, हम देखा था, छीन के ले जाता है तो नहीं, ठीक है, अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। सेम हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस, ठीक है, बुकिंग कर ली है या सर्विसेज ले ली है, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। व्हाट इज कमर्शियल पर्पस? बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा है commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment। इसका मतलब है जब आप जॉब में होते हो, ठीक है, जब आप जॉब में होते हो तो आप अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, उस जॉब करने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी लाइवलीहुड के लिए है, तो उसको आप कमर्शियल पर्पस नहीं बोलोगे। एक और बार देखो, कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, यूज बाय अ पर्सन, कोई भी गुड उसने यूज किया है, ठीक है, बॉट एंड यूज बाय हिम एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड। इसका नीचे एक केस लॉ है ट्रैक्टर वाला, हम वो पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है। नीचे है बाइज एनी गुड्स और अवेल्स एनी सर्विसेज, ये भी मार्क करो, इंक्लूड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब कि अब हम सिर्फ दुकान जाके प्रोडक्ट बाय करने की बात नहीं कर रहे, कंज्यूमर वो भी है जो डायरेक्ट सेलिंग से लिया है, जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग से लिया है, ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन लिया है, जैसे भी लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मींस में टेलीकम्युनिकेशन भी कवर कर लिया। कमर्शियल पर्पस इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कमर्शियल पर्पस में वो कह रहे हैं कि कोई, यार वो ट्रैक्टर वाला केस ऐसा है कि वो लेके आया था अपना बिजनेस करने के लिए, ठीक है, उसने फिर साइड में लोगों को भी यूज करने दे दिया ट्रैक्टर, ठीक है, तो फिर तब वो कंज्यूमर है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो ओला, ओला ड्राइवर्स जो होते हैं, कैब ड्राइवर्स, वो तुमको क्या लग रहा है कंज्यूमर्स हैं? जो उन्हें कार लिया उसके लिए, तो क्या वो कमर्शियल पर्पस में, कंपनी, देखो कई बार क्या होता है,
ओला कंपनी आपको क्या कार्स प्रोवाइड करती है, या फिर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो सिर्फ एक मोबाइल फोन देते हैं आपको। आज की डेट में हम भी ओला ड्राइवर बन सकते हैं, हमें एक मोबाइल फोन मिलेगा जिसमें बस ट्रैक होता रहेगा कि मैं लोगों को कहाँ कहाँ ड्रॉप कर रही हूँ और कितना अमाउंट ऑफ मनी कमा रही हूँ, उसमें से वो कमीशन चार्ज करते हैं या मुझे कमीशन देते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर वो जो कार है, अब मेरी खुद की कार है, मैंने कार खरीदी, तो क्या यहाँ पे भी कमर्शियल पर्पस है? अगर अपन वहाँ एम्प्लॉयमेंट कार खुद खरीदी और ओला कंपनी से कमीशन वाला सिस्टम चालू कर लिया कि मैं लोगों को ड्रॉप एंड सर्विस दूंगी फ्री टाइम पे, तो क्या ये कार ड्राइवर या ये जो मैं बनी हुई हूँ, ये मैंने कार ली, क्या मैं वो नोज है मेरी, क्या मैं कंज्यूमर हूँ? रीसेल और कमर्शियल पर्पस नहीं इंक्लूड होते हैं, पहली बात। रीसेल और कमर्शियल पर्पस यूज नहीं होते हैं। इस कार में कोई फॉल्ट होगा तो क्या मैं केस नहीं फाइल, कंप्लेन नहीं फाइल कर सकती? कैसे? एज अ कंज्यूमर, ये मैंने कार खरीदी है तो ये कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड नहीं होगी ये कार। जो ओला की सर्विसेज अगर मैं दे रही हूँ ना, वो कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड हो, ठीक है। ओला मैंने कार खरीदी, ओला कार खरीदी है मैंने अपने चलाने के लिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कार कुछ 10 दिन में ही मैंने जाके ओला कंपनी से सर्विस प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आते जाते लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दूंगी, ठीक है। अब वो कार में डिफेक्ट निकला, तो मेरी कार किस लिए चल रही है? पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। तो क्या मैं कंज्यूमर नहीं हूँ? दे दी ना, कार खरीदी थी, तो वही बोल रहा है कि ये जो आपने कार खरीदी, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए मैं ओला से रजिस्टर हुई, अगर वो काम करने की वजह से कार खराब हो रही है तो बात अलग हो जाएगी। तो मैं कंज्यूमर हूं और ये चीज कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड नहीं होगी। दुकान है मेरी, शॉप, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कैफे भी डाल दिया, ठीक है। बेकरी शॉप है, कैफे डाल लिया, कैफे में लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सडनली लोगों का आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि समर्स आ गए, बहुत गर्मी होती है, मैंने जाके एसी ले ली, एसी ले ली, एसी में डिफेक्ट है, क्या मैं कंज्यूमर हूँ ना? इसको समझाओ। तो ये तो कमर्शियल पर्पस में यूज हो रही है, मेरे बिजनेस में यूज हो रही है ना, लोगों का आना बंद हो गया, पर एसी में डिफेक्ट है तो मैं कंज्यूमर हूँ। इस चीज को कमर्शियल पर्पस में यूज मत करो। अगर ये एसी खरीद के मैं बेचने जाऊं तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए है, तब मैं कंज्यूमर नहीं हूं, ठीक है। अगर मैं ये एसी अपने कैफे में लगाऊं जिससे मेरा एम्प्लॉयमेंट, मेरा बिजनेस ढंग से चले, तो मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है। उसको मैं कमर्शियल में इंक्लूड नहीं करूंगी। यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ दो चीजें हैं कि पहला, कंज्यूमर की डेफिनेशन में डज नॉट इंक्लूड कमर्शियल पर्पस। फिर व्हाट डज कमर्शियल पर्पस इंक्लूड? उसमें लिखा है भाई सब कुछ इंक्लूड होगा, बट इट विल नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच अ पर्सन इज बाइंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रो क्यों रही हो? इतना अच्छा समझ आ गया। चलो, ये हो गया कंज्यूमर की डेफिनेशन में दो चीजें हैं, बाय एनी गुड्स, हायर एनी सर्विसेज विच डज नॉट इंक्लूड रीसेलिंग एंड कमर्शियल पर्पस, ठीक है। कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु इज बाइंग एनीथिंग फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड, और बाइंग और हायरिंग एनी सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए जो मैंने 4 पॉइंट्स बोले। यहाँ पे लिखा है, अ परचेजर ऑफ गुड्स कैन बी सेट फॉर द कमर्शियल पर्पस ओनली इफ द गुड्स हैव बीन परचेज्ड फॉर बीइंग यूज्ड इन सम प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल, यानी जब मैं उसको बेचने जाऊंगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। एसी लगाने से मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ बेस्ट सर्विस में प्रोवाइड कर पा रही थी कैफे में कि यार लोग आ जाए, उससे मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, तो कमर्शियल। There is a close and direct nexus between the purchase of good and profit making. अब पहला केस है, in Lakshmi engineering works
वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट सुप्रीम कोर्ट। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे कंज्यूमर वाली डेफिनेशन में ऐसे 2 या 3 केसेस हैं जिससे उनने केस लॉ बना के दिया है। तो वहां तुम या तो ये केस मेंशन कर सकते हो या फिर लिख सकते हो ना लीडिंग केस, ये जजमेंट आया हुआ था इस वजह से यहाँ ये अप्लाई होगा। मैं बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन है। पहले हम केस समझते हैं। पहला कौन सा केस है? लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्स, ठीक है, वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है, इट इज ऑब्जर्व दैट वेयर द पर्पस फॉर विच अ पर्सन हैज बॉट गुड्स द कमर्शियल पर्पस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। जैसे तुम लोगों के माइंड में आ रहा है, फैक्ट्स यानी सिर्फ बातें, क्या सच है क्या झूठ नहीं, ओनली बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें। एंड टू बी डिसाइडेड इन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। मतलब कि ये जो कमर्शियल यूज के हम केस लॉ एग्जांपल्स देख रहे हैं ये तो ठीक है, फिट बैठ गए, पर देयर विल बी अ सिचुएशन जहां पे ये क्वेश्चन हो जाएगा कि अच्छा ये कमर्शियल पर्पस है कि नहीं है। तो वो फैक्ट्स हैं, वो जजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन फॉर कमर्शियल पर्पस अंडर लॉ, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ के जो केस जाते हैं तो बता रही हूं मैं कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये, लेकिन कमर्शियल पर्पस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट further observed that if a person purchases a machine to operate it himself for earning his livelihood he would be a consumer। जो हमने अभी देखा, कोई मशीन ली है उसने अपनी लाइवलीहुड, जैसे कि कार ली है अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कि लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दूंगा, तो ही इज द कंज्यूमर। If such person took the assistance of 1 or 2 person to assist him operating the machine, he would still be a consumer। ठीक है, उसने 1-2 लोग और दोस्त लोग बनाए कि यार ये एरिया में जाएगा तो प्लीज मेरी कार वहां तक पार्क करवा देना या फिर वहां तक इस पर्सन को ड्रॉप कर देना, तभी भी वो कंज्यूमर है। But if the person purchases a machine and appoints or engage another person exclusive to operate the machine, मतलब कि मैंने कार खरीदी, अपने किसी जूनियर को दे दिया कि जाओ इसमें ओला का बिजनेस करो, ठीक है, तब मैं कंज्यूमर नहीं रहूंगी। बेच दी या फिर मैंने उसको रेंट पे दे दी, सिंपल रेंट पे समझो, मैंने कार रेंट पे दे दी, महीने का मुझे इतना रेंट चाहिए, आई डोंट केयर तुम ओला से कितना कमा रहे हो, ठीक है, क्योंकि तब तो मैं कमा रही हूँ ना, तब मैं कंज्यूमर कैसे हूँ? मैं कुछ कंज्यूम कहाँ कर रही हूँ उस गाड़ी का, मैं तो इनफैक्ट प्रॉफिट ही कमा रही हूँ, एक सोर्स ऑफ इनकम ही है ना रेंट तो, ठीक है। देखो यहाँ पे केस लॉ है, इन भूपेंद्र जंग बहादुर गुना रीजनल मैनेजर एंड अदर्स, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन है उसने ट्रैक्टर लिया था, ठीक है, ट्रैक्टर लिया था अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपने लिए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, गांव वालों ने बोला कि यार ये तो बढ़िया चीज लेके आया है, ट्रैक्टर चला रहा है बढ़िया, हमको भी थोड़ी देर के लिए चाहिए। तो उसने क्या किया, एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लिया कि ठीक है अगर तुमको यूज करना है तो मैं तो यूज कर रहा हूँ, इस टाइम स्लॉट में तुम मुझसे ले जा सकते हो ट्रैक्टर। क्या ये कंज्यूमर है? ठीक है, ये कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में यही बोला था उन्होंने कि नेशनल कमीशन हेल्ड दैट अ ट्रैक्टर परचेज प्राइमरी टू टिल द लैंड ऑफ अ परचेजर, टिल द लैंड यानी अपना लैंड में वो उसको यूज करेगा, एंड लेट आउट ऑन हायर ड्यूरिंग एन आइडल टाइम टू टिल द लैंड ऑफ अदर्स वुड नॉट काउंट अमाउंट टू कमर्शियल यूज, ठीक है। तो केस याद रखना, भूपेंद्र जंग, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ट्रैक्टर वाला केस, तो उसने ट्रैक्टर लिया था टू टिल द लैंड अपने के लिए, और फिर एक आइडल टाइम अलॉट कर दिया कि इसमें दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि उस चीज का वो पैसा ले रहा था, उसने सिर्फ हेल्प करने के लिए दिया था। नेक्स्ट केस है नरसम्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, नरसम्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे मार्क करो, इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस अदर देन द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। जैसे कि
कल मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि तुम लोगों के लिए मैंने फोन के कार्ड्स ले लिए हैं, ठीक है, तुम लोग सब फोन में गए सर्विस लेने, तो बेनिफिशियरी कौन है? ठीक है, तो तुम लोग इंक्लूड होगे सर्विस लेने में, तो कंज्यूमर की डेफिनेशन में तुम लोग इंक्लूड होगे। सेम केस एक है, क्या है, नरसम्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोल रहा है वो, ये लेडी है, ठीक है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ये क्या है, विडो। कौन हंस रहा है? उसकी शक्ल देख के हंस रहे होगे, ठीक है। ये लेडी बेचारी के हस्बैंड की डेथ हो गई, LIC वालों के पास गई कि ठीक है मुझे अपना तो इंश्योरेंस पे कर दो, मेरे हस्बैंड की जो भी हुआ है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे नाम पे थोड़ी इंश्योरेंस, तुम्हारे हस्बैंड के नाम पे है। तो उसने बोला मैं बेनिफिशियरी हूँ भाई। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो उनका था, हो गया। तो इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस किया कि भाई कंज्यूमर की डेफिनेशन में बेनिफिशियरी भी कवर होते हैं, और मैं एक बेनिफिशियरी हूँ, भले उनकी डेथ हो गई तो अब मैं उसकी लीगल हायर हूँ, और मेरे को मिलना चाहिए वो इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन या जो भी अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो LIC को पे करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये बेनिफिशियरी है, कंज्यूमर नहीं है। ये मेन कंज्यूमर नहीं है, द फर्स्ट पर्सन, बट शी इज अ बेनिफिशियरी। तो इस पे राइट है कि ये कंज्यूमर है और ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन ले सकती है। तो ये कौन सा केस है, नरसम्मा वर्सेस LIC। इसमें देखो लिखा है, द क्वेश्चन एज टू वेदर द विडो ऑफ अ डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर, डिसीज पॉलिसी होल्डर यानी ऐसा पर्सन पॉलिसी होल्डर जो मर चुका है, इसलिए उसको वर्ड बोलते हैं डिसीज्ड, was a con नाम बड़े भारी भारी। हाँ was a consumer under the act was decided in the affirmative by state commission in Andhra। क्या decide हुआ था, consumer includes any beneficiary of service other than the person who avails, hires for consideration। the widow being the beneficiary of the service is a consumer under the act entitled to be compensated for the loss suffered by her due to negligence of LIC। ठीक है। पहला केस क्या देखा, भूपेंद्र जंग, जिसमें क्या हुआ था, ट्रैक्टर वो लोगों को एक आइडल टाइम पे यूज करने दे रहा था, तो इट वुड नॉट कवर अंडर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। दूसरा केस है नरसम्मा वर्सेस LIC, जिसमें कि विडो बीइंग अ बेनिफिशियरी, डिसीज पॉलिसी होल्डर की जगह पे वो बेनिफिशियरी है और वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होगी, तो वो कॉम्पनसेट के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए राइट होल्ड करती है, ठीक है। कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे हम बात करें कंज्यूमर, तो क्योंकि पॉलिसी होल्डर चला गया था, तो वो बोल रहे थे कि तुमको क्यों दे, पॉलिसी होल्डर के पास राइट है ना कॉम्पनसेशन लेने का, तो उसने बोला मैं बेनिफिशियरी हूँ, मेरे पास भी राइट है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस, लक्ष्मी चंद शाह वर्सेस साखिर। हो जाता है ना, हाँ यार देखो इस केस में क्या हुआ था, ये एक घर है, ठीक है, ये ओनर है, इसने एक लड़के के साथ लीज अग्रीमेंट किया कि ठीक है इस घर में तुम रह सकते हो, अग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं नहीं लिखा था कि ये रिपेयर करके दूंगा या फिर इसके मेंटेनेंस का काम सब ओनर का है। ये गया घर, वाओ बाहर से तो क्या सुंदर घर है, अंदर गया तो पूरा कचरा कचरा, धूल मिट्टी सब था। इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस फाइल किया, तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कंज्यूमर के अंडर कभी भी टेनेंट कवर नहीं होते हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर नहीं है। और कहीं पे भी लीज अग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी थी कि क्लीनिंग रिपेयरिंग मेंटेनिंग हम करके देंगे, कि मैं कंज्यूमर, तुम कुछ टाइम पीरियड के लिए आए हो, ठीक है, वो सर्विस लोगे, अब वो टेनेंसी को सर्विस में नहीं कवर कर रहे हैं या प्रोडक्ट में नहीं कवर कर रहे हैं। बड़ा घर दिया है,
टेनेंट यानी कि किराएदार। चलो, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टेनेंट इनटू लीज अग्रीमेंट विद द लैंडलॉर्ड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई टेनेंट को कंज्यूमर हम नहीं मानेंगे। where there was no provision in the lease agreement in respect of cleaning, repairing, maintaining the building, the rent paid by the tenant is not the consideration for availing these services, therefore no question of deficiency in services। मतलब कि वो बोल रहा था मैंने तो सर रेंट पे कर रहा हूं मैं महीने का, तो भाई क्लीनिंग रिपेयरिंग महीने भर की उस रेंट में कवर्ड नहीं है, लीज अग्रीमेंट में ऐसा कहीं क्लॉज नहीं है, तो तुम उसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के उसमें नहीं आ सकते, तुम कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल। कौन कंज्यूमर नहीं होगा? टेनेंट तो ऑफ कोर्स पढ़ लिया तुमने। और अभी हमने एक पढ़ा था कंसेंट नहीं, एक बिना अप्रूवल के लिए जा रहा। देखो यहाँ पे लिखा है गुड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर फ्री चार्ज, कंज्यूमर नहीं है, फ्री में लिया है तो ठीक है। हु अवेल सर्विसेज ऑफ फॉर फ्री चार्ज, हु ऑब्टेन सर्विस फॉर गुड्स और रीसेल और कमर्शियल पर्पस सेम सर्विसेज, हु अवेल सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जैसे कि ये टेनेंट वाला। पर तुम बेनिफिशियरी हो ना उसमें, कंज्यूमर डिफेक्ट हो तो मेरे साथ रहोगे ना। फ्री ऑफ चार्ज में गिफ्ट नहीं लिखा है बेटे। कंज्यूमर के पास गए, एक प्रोडक्ट लिया, दूसरा प्रोडक्ट उसने फ्री में दिया तुमको, प्रोड्यूसर ने, सॉरी सेलर ने, ठीक है। सेलर के पास गए, एक प्रोडक्ट लिया, साइड में एक और प्रोडक्ट फ्री में दिया, तो जो फ्री वाला दिया उसके लिए केस फाइल नहीं करोगे, ठीक है। गिफ्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, फ्री ऑफ चार्ज लिखा है, तो फ्री ऑफ चार्ज यानी तुम्हें जो सेलर है उसने दिया हो, ठीक है। अब मैंने तुमको कार गिफ्ट की, क्या कार ही सेल कर रहा है और उन्होंने बोला कि यार हमारे को तो मैं ये रेट कम है, हम उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, फिर वो कंज्यूमर मतलब कार जो सेल करते हैं उन लोग, मतलब ऑडी कंपनी का आदमी ने किसी को ऑडी गिफ्ट कर दी, तो वो कंज्यूमर नहीं है तुम्हारे हिसाब से। जिसको गिफ्ट की है उसमें अगर कुछ हजार्डियस निकलेगा तो अब आउट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन किसी को ऑडी गिफ्ट कर रहे हो, मतलब ऑफ कोर्स वो आपके बहुत क्लोज होगा, पर आउट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन आप नहीं करोगे। पर इवन अगर आपको करना है तो आप उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो केस, ठीक है। पर क्योंकि आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, आपको फ्री में मिला था, तो यू बेटर चेक एवरीथिंग। पर हाँ, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन और इससे प्रॉपर्ली होगा ताकि कहीं और किसी को हार्म ना हो, ठीक है। Consumer dispute means a dispute against whom a complaint may has been filed, denies, disputes या allegations, ठीक है। मतलब दो कंज्यूमर ने जब भी किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या सेलर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन फाइल करी हो तो वहां पे एक डिस्प्यूट रेज हो जाएगा, फिर वो मैटर डिसाइड होगा कि क्या करना है, ठीक है। डिस्प्यूट यानी लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट। कंज्यूमर राइट्स पता है तुम लोगों को क्या होते हैं? अरे बहुत इजी है। राइट टू बी प्रोटेक्शन, ठीक है, राइट टू बी हर्ड, राइट टू एक्सेस वेराइटी, राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल यानी जाके कमीशन में केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सारी बातें पता होना चाहिए कि मैम ये केटली है, इसमें गर्म पानी ही गर्म करना, इसमें पानी ही गर्म करना, इसमें मैगी मत बना देना, ठीक है, खराब भी हो जाती है वो। हॉस्टलाइट्स को पता है नहीं। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस, इस चीज का राइट है। वेराइटी में गुड्स हो, सर्विसेज हो एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, जो लेना हो आपके पास राइट है कि हमारे पास सारी चीजों की वैरायटी हमको अवेलेबल हो। फिर राइट टू प्रोटेक्शन यानी मार्केटिंग ऑफ गुड्स, जो अगेंस्ट अनफेयर मिसलीडिंग मार्केटिंग नहीं हो, और सर्विसेज प्रोडक्ट्स विच आर हजार्डियस टू लाइफ, तो आपको उनके लिए बॉम्ब वगैरह बेच रहे हो तो उनके लिए क्लैरिटी आपको हो कि इसको भाई जला के दूर भागना होता है, वहीं मत खड़े रहना, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। हाँ,
तो यहाँ से लिखना है कि वहां से मार्क करना है, ये स्क्रीनशॉट भेजना है, लिख लो चलो। लास्ट चैप्टर का बिजनेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलो ये लिख लो, फिर बाकी का हम कल कवर करेंगे, मतलब मंडे।